सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। कल रामनवमी का पावन पर्व था। पूरा देश हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मिलजुल कर मना रहा था। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ कुछ दिख रहा था तो भाईचारा और सौहार्द। लेकिन उसी बीच जब पूरा दिन खत्म हो गया, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, तो रात होते होते रात के 9 बजे खबर आती है कहीं और से नहीं बल्कि उसी पश्चिम बंगाल से, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ही ये आभास दिखा दिया था, ये कह दिया था कि शांति बनाए रखिएगा। इस बात को लेकर सवाल भी खड़े हुए कि आखिर क्यों ममता बनर्जी ने रामनवमी के दिन शांति बनाए रखने की अपील की। ऐसा किसी और त्योहार पर तो नहीं किया जाता। कल जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी शुभकामनाएं दी गई तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, उसमें भी बार बार शांति की बात कही गई और आखिरकार अंत में मुर्शिदाबाद, जो कि वो इलाका है पश्चिम बंगाल का जहां पर इस बार नहीं बल्कि पिछले साल रामनवमी पर भी हिंसा की वारदातें हुई थी, तब तो ममता बनर्जी ने कह दिया था कि क्योंकि मुसलमानों का भी पाक महीना रमजान चल रहा है, इसलिए वो ऐसी वारदात नहीं कर सकते, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। और कल भी जब हिंसा बरपा हुई मुर्शिदाबाद में, शोभा यात्रा बहुत ही शांति के साथ निकल रही थी और अचानक से घरों से पत्थर गिरने लगे। उसके बाद सवाल खड़े हुए कि आखिर इस हिंसा के पीछे जिम्मेवार कौन है। आज टीएमसी और बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को लेकर वार पलटवार चल रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है क्योंकि वो सुरक्षा नहीं दे पाया। दूसरी तरफ बीजेपी ने एनआईए जांच की मांग कर दी है। एक चिट्ठी भी लिखी है चुनाव आयोग को, जिसमें ममता बनर्जी के खिलाफ और राज्य की पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है। तो सवाल हम जरा आज इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्यों तुष्टीकरण, वोटों की राजनीति के लिए ये नेता और खासकर ममता बनर्जी इस तरीके की वारदातों को क्या जो अंजाम देते हैं उनका समर्थन कर रही हैं। इस दंगा गैंग के पीछे आखिर किसकी ममता है? जवाब लेंगे बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जो इस मुद्दे पर कल से अब तक चर्चा में रहे। टीएमसी के बंगाल में किस चीज की परमिशन मिलेगी, किसकी परमिशन नहीं मिलेगी, ये कानून तय नहीं करता। ये टीएमसी के तोलाबाज और गुंडे तय करते हैं। बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिलती, उसके लिए श्रद्धालुओं को कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन रामनवमी और दुर्गा पूजा की शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने वालों को टीएमसी सरकार ने पूरी परमिशन दे रखी है। আপনাদের বিপদে ফেলবে। আমি ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने के लिए। ये सांप्रदायिकता की आग ये बड़ा खतरनाक होते हैं। जब मौका मिलते हैं भड़काते हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री अगर इतने सारे जानकारी रहते हुए भी क्यों इस घटना घट रही है, ये जवाब उनको देना पड़ेगा। जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है, सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि बंगाल में कौन सुरक्षित है। संदेशखाली की हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं, ईडी एनआईए की टीम सुरक्षित नहीं, रामनवमी का पर्व मनाने वाले वहाँ के जो हिंदू फेथफुल्स हैं वो सुरक्षित नहीं।
तो बंगाल में आखिर सुरक्षित है कौन? क्योंकि एक तरफ महिलाएं चीख चीख कर संदेश खाली में कह रही थी कि हम भी सुरक्षित नहीं हैं, तब भी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता पर आरोप लगते हैं, जो कि अब उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उसको जेल जाना पड़ा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और ममता बनर्जी यानी राज्य के मुख्यमंत्री, एक बात भी उन्होंने उनके खिलाफ नहीं बोली। और आज भी जब इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तब आपने सुना ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। वो सीधे सवाल खड़ा कर रही हैं इलेक्शन कमीशन पर। उनका कहना है शोभा यात्रा निकालने की परमिशन ही क्यों दी गई। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो सब कुछ उसके हाथ में है, चुनाव आयोग के, सुरक्षा से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक। तो आखिर ये चूक कहां पर हुई है, जरा सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मैं परिचय अपने खास मेहमानों को आपके साथ करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए शायना एनसीजी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। साथ ही हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा ऋषि मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक और समर्थक कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही एक और खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक समीर चौगावकर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले राजीव तिवारी, मैं आप ही से बात करना चाहूंगी, ये रामनवमी से आखिर ममता बनर्जी को दिक्कत है क्या? 2018, 19, 20, 22, 23, 24 लगातार हर साल रामनवमी पर ही उसी एक खास दिन जब शोभा यात्रा निकलती है, तो वो खास इलाके जहां पर की ममता बनर्जी कहती हैं कि वहां भी बहुत पाक महीना चल रहा होता है, वहां पर कोई इस तरीके की वारदात नहीं कर सकता, वहीं से पत्थर गिरते हैं, वहीं से हिंसा होती है और वहीं ये जो गुंडा राज है चलता रहता है। तो आखिर परेशानी क्या है ये रामनवमी से? रीमा जी, तृणमूल कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है। राम सभी के हैं और राम को सभी मानते हैं। यहाँ के लोग दुर्गा को पूजते हैं, यहाँ के लोग सरस्वती को पूजते हैं, यहाँ के लोग राम को पूजते हैं। राम से किसी को जो है अहित होने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग रामनवमी के नाम पर, राम के नाम पर जो गुंडागर्दी करते हैं और राम के नाम पर जो वोट लेने का जो चेष्टा करते हैं, इसके लिए जो है बंगाल को बदनाम करने का चेष्टा किया जाता है। इसके लिए जो है ममता बनर्जी जो है बोलती है कि रामनवमी जो है सबका है, राम सबके हैं, रामनवमी को अच्छा से मनाइए, लेकिन हाथ में तलवार और ध्वजा लेकर के चलिए, तलवार लेकर के मत चलिए। ये है रामनवमी के लिए ममता बनर्जी का बयान। राजीव तिवारी जी, हाथ में तलवार हो या बंदूक हो, वो तो पुलिस को देखना है। आवाज नहीं आ रहा। हाथ में बंदूक है या हाथ में तलवार है, ये काम तो पुलिस का है ना देखने का। कानून व्यवस्था को अगर कोई क्षति पहुंचा रहा है तो वो देखेंगे। लेकिन ममता बनर्जी किस हैसियत से प्रोवोक कर रही थी अब तक इस हिंसा को और शांति की बात कर रही थी? और ये पत्थरबाज आखिर है कौन जिनके घरों से नीचे पत्थर बरसाए गए? हम लोगों को राम के नाम पर जो है भगवान को बदनाम नहीं करना है, भगवान के नाम पर वोट नहीं लेना है। हम लोगों को जो है काम पर वोट लेना है। ममता बनर्जी विकास के नाम पर वोट लेगी। अरे पत्थरबाज कौन थे, मेरा सवाल ये है। रुकिए एक मिनट, पत्थरबाज वोट मांग रही है। पत्थरबाज कौन थे? विकास का वोट। ज्ञान मत दीजिए प्लीज, जो सवाल है उस पर आइए। मां बहनों का वोट ज्ञान मत दीजिए राजीव तिवारी। और भारतीय जनता पार्टी पत्थरबाजों को किसने ममता दिखाई? पत्थरबाजों के साथ किसकी ममता है, उन पर किसका हाथ है, ये मेरा सवाल है। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए ना प्लीज। ममता बनर्जी जैसा नेत्री मिलना मुश्किल है। अरे पत्थरबाजों को किसने सपोर्ट किया है? ये जो है सीधा सवाल है, पत्थरबाजों को किसका समर्थन हासिल है, मेरा सवाल ये है आपसे। रीमा जी, कोई पत्थरबाज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग पत्थरबाज है और मोदी जी के उकसावे पर, भारतीय जनता पार्टी के उकसावे पर, आरएसएस के उकसावे पर जो है यहाँ पर जो है गुंडागर्दी हो रहा है। रामनवमी में जो है राम को भी ये लोग मानने वाले नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं सिर्फ मानते हैं ईडी और सीबीआई के माध्यम से लोगों को डरवा और राजीव तिवारी एक मिनट राजीव तिवारी जी, मैं अभी शायना जी के पास जाऊं क्योंकि आपने एक आरोप लगाया है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना, सोच समझ के बोलिए क्या बोल रहे हैं। मतलब कि नीचे एक मिनट, शोभा यात्रा निकालने वाले जिनके हाथों में तलवार है वो भी बीजेपी के लोग थे आपके मुताबिक, और जो घर पर चढ़कर उस पर पत्थर बरसा रहे थे वो भी बीजेपी के लोग थे। मतलब नीचे भी बीजेपी के लोग और ऊपर पत्थर बरसाने वाले भी बीजेपी के लोग। देश का चौथा स्तंभ है और भारतीय जनता पार्टी को जो है इस तरह से मत बनाइए कि देश को बिक्री करना पड़ जाए।
भारतीय जनता पार्टी के लोग और रहेंगे, देश बिक्री हो जाएगा, देश का विकास रुक जाएगा, देश का विकास नहीं बढ़ेगा। देश को विकास करने के लिए ममता बनर्जी जैसा नेतृत्व की आवश्यकता है। जनता समझदार है, वो देश खुद तय को कर विकास लेगी। करने के लिए ममता उसकी बनर्जी भलाई जैसा कहाँ नेता पर की है, वो खुद आवश्यकता तय कर लेगी। है आपकी जरूरत भारतवर्ष नहीं में। है, आपकी जरूरत नहीं है जनता को ना समझने के लिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन मैं शायना जी पर जाना चाहूंगी। शायना जी, ममता बनर्जी वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि तलवारें हाथ में लेकर शोभा यात्रा में आने की जरूरत क्या थी, और अगर इस तरह से आएंगे तो फिर इसी तरह से होगा। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पूरे देश में रामनवमी के जो अवसर पे कहीं भी दंगा नहीं, कहीं भी सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल में, और सिर्फ वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सिर्फ वेस्ट बंगाल में स्टोन पेल्टिंग, सिर्फ वेस्ट बंगाल में जहां मुख्यमंत्री को बताया गया कि देखिए आप ध्यान रखिए रामनवमी पे कुछ नहीं होना चाहिए, और वो बोलती है राइटर्स राइटर्स राइटर्स, और देखिए क्या होता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आप सिर्फ अब तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, जहाँ आपने सही ढंग से अपने लोगों, अपने जनहित में काम नहीं किया, तो आपका हक बनता है क्या मुख्यमंत्री रहना? क्या आपका हक बनता है क्या क्या वहाँ शासन करना? हम सभी जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। कॉशन दिया गया है सेंटर से, होम मिनिस्ट्री से, कि देखिए रामनवमी पे कुछ आतंक या कुछ हादसा नहीं होना चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा। वहाँ पूरा जो क्वेश्चन है नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति की, और तुष्टीकरण की राजनीति। वेस्ट बंगाल में हम बार बार देखते आ रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। क्यों ऐसा रिपीटेडली? आप मुझे बताएं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपने भी बहुत सारे प्रदेशों को कवर किया है, क्या कहीं भी दंगे या कोई भी कम्युनल फ्लेयर अप हुआ है? भारत जैसे देश में जहां अनेकता में एकता है, जहां मोदी जी के शासनकाल में हमने देखा है कि कहीं भी कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में स्टोन पेल्टिंग। और फिर आपकी नौबत ये कि आप उल्टा जवाब और सवाल करें कि ऐसे पूछें कि ये लोग कौन थे और इनको जवाब देना चाहिए। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप आपके प्रदेश को नहीं शासन कर सकते हैं तो बोल दीजिए, सेंटर से हेल्प लीजिए, केंद्र से हेल्प लीजिए, लेकिन बार बार सिर्फ बयानबाजी करना, बार बार सिर्फ ये स्पष्ट होता है आपके नेतृत्व में कि आपको कोई कॉशन नहीं लेना है, कोई प्रिकॉशन नहीं लेना है, और यहाँ खुलेआम आपके अपीजमेंट की राजनीति करनी है। ठीक है समीर चौगांवकर जी, लेकिन मैं आपको आश्वस्त होकर कहती हूँ कि 4 जून को जो मुंह तो जवाब मिलेगा टीएमसी को, वो उनको पता चलेगा इलेक्शन के काउंटिंग दिन। ठीक है, मैं आ रही हूँ। राजीव जी, रीमा जी, बीजेपी का पैर उखड़ चुका है, क्या? जमीन से पैर उखड़ चुका है। आने वाला समय इलेक्शन में आप देखिएगा 200 पार नहीं करेगा, 400 पार तो दूर का बात है। जमीन में इनका पार नहीं है। बिहार आ जाएंगे, झारखंड जाएंगे, हर जगह से जाने वाले हैं। 4 तारीख को जब हम मिलेंगे तब आप चर्चा कीजिए सर। होने वाला नहीं है। 4 तारीख को जब हम मिलेंगे तब आप चर्चा कीजिए सर। इतना ज्यादा असंवेदनशील होना ठीक नहीं है राजीव तिवारी जी। बीजेपी का बहुत आप है। सिर्फ आपकी राजनीति कर रहे हैं, नहीं मिलेगा। लोगों के प्रति संवेदना दिखाइए, नहीं तो आपकी बोलती बंद पड़ेगी। बीजेपी धोखाबाज पार्टी है, सबसे बड़ा झूठा पार्टी है। देश को यदि विकास के गति को रोका उसका नाम है वो बीजेपी। जनता को तय करने दीजिए ना। आपके जैसे हम काम नहीं करते हैं। 60 करोड़ लाभार्थियों की जिंदगी को परिवर्तित किया है। 25 करोड़ लोगों को राजीव तिवारी जी थोड़ा धैर्य रखिए। राजीव तिवारी जी उज्ज्वला के निमित्त गैस राजीव सिलेंडर मिला है। राजीव तिवारी आपको पता है 18 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है मोदी जी के शासनकाल में, और आप आपको बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। CAA NRC के बारे में आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, NRC तो लागू भी नहीं हुआ है, और CAA जो लागू हुआ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केंद्र करेंगे। शायना जी और राजीव तिवारी, राजीव तिवारी जी, राजीव तिवारी सुनिए सुनिए सुनिए, राजीव तिवारी, राजीव तिवारी जी नॉन स्टॉप क्यों बोल रहे हैं आप? राजीव तिवारी, रीमा यही प्रॉब्लम है। जी, एक सेकंड शायना जी, कितना बोलेंगे? यही प्रॉब्लम है राजीव तिवारी आपके साथ में। आप अपनी बारे में तो बोलते ही हैं, साथ में दूसरे प्रवक्ताओं के बीच में भी बोलते हैं।
फिर मुझे आपको म्यूट करना पड़ता है, जो मैं करना नहीं चाहती हूँ। इसलिए कृपा करके अपनी बारी का इंतजार करें और अपनी बारी में बोलें। अब आप दोबारा से अगर इस तरह से इंटरप्ट करेंगे ना बीच में, तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा बिना बताए आपको। अभी तो बता रही हूँ मैं आपको। मैं समीर चौगांवकर जी का रुख करना चाहूंगी। समीर जी, सच्चाई तो बोलना पड़ेगा ना। सच्चाई बोलेंगे अपनी बारी में, दूसरे की बारी में नहीं बोलेंगे। सच्चाई या झूठ जो भी बोलना है आपको, गलत बयान अपनी बारी में बोलेंगे। आप अपनी बारी में बोलेंगे, उनका गलत बयान नहीं अपनी बारी में बोलेंगे। राजीव तिवारी तृणमूल के लोग हैं, अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में। हैं। आपको म्यूट हम कर दूं लोग का फिर मैं? जमीन आप मजबूत एनर्जी वेस्ट कर रहे है। हैं। ममता बनर्जी जमीन तैयार की है। आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अब आपको म्यूट कर दिया है मैंने। अब आप बोलते रहिए, एनर्जी वेस्ट करते रहिए। अपनी बारी में आपकी आवाज खुलेगी। अब समीर चौगांवकर जी, जो बात शायना जी ने कही, मैं जरा उसी पर आना चाहती हूँ। ये पश्चिम बंगाल ही क्यों वो एपिसेंटर बनता है जहां पर कि रामनवमी पर बार बार हिंसा होती है। पूरे देश में हमने देखा कि अयोध्या में उत्सव हुआ, पूरे देश ने बनाया, पूरे देश में सौहार्द था, लेकिन दिन खत्म होते होते रात के 9 बजते तक वो हो गया जो ममता बनर्जी कह रही थी। तो ये समीर जी, बंगाल में है दिक्कत क्या है? ये देखिए, बंगाल में बहुत स्वाभाविक घटना इस तरह की ममता बनर्जी के राज में। और ममता बनर्जी ये क्यों करती है? ममता बनर्जी उस बंगाल की मुख्यमंत्री है जिस बंगाल की सीमा बांग्लादेश से जुड़ती है। ममता बनर्जी ने अभी 2 दिन पहले ही अपने घोषणा पत्र में कहा है, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने दूंगी, मैं एनआरसी लागू होने दूंगी, मैं सीए अपने प्रदेश पे लागू नहीं होने दूंगी। वो क्यों कह रही है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी इसलिए बोल रही है कि ममता बनर्जी को पता है कि जब सब देश के अंदर लागू होगा तो जो बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों बंगाल के अंदर आ रहे हैं, ममता बनर्जी का वोट बैंक बन रहा है। और ममता पार्टी के तृणमूल कांग्रेस के कहने पर जो संदेश खाली का कांड करने वाले जैसे शाहजहां शेख जैसे लोग हैं, वो उनके कार्यकर्ता बनते हैं। फिर वो महिलाओं के साथ अत्याचार भी करते हैं, फिर वो धार्मिक जुलूस से पथराव भी करते हैं। और आप देखिए, ममता बनर्जी के राम में सिर्फ लोग ही असुरक्षित नहीं है, देश भी असुरक्षित हो गया था। महुआ मोत्रा का तो केस आपको पता ही है कि किस तरीके से अपना लॉगिन पासवर्ड का दे दिया था, दुबई से ऑपरेट हुआ था। तो वहां की जनता भी सुरक्षित नहीं है और वहां के सांसदों के राज में देश की सुरक्षा भी सुरक्षित नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और ममता बनर्जी का बहुत स्पष्ट मानना है कि जब तक बंगाल के अंदर ममता बनर्जी रहेगी, कोई भी धार्मिक आयोजन आराम से नहीं होगा। 2013 के बाद से आप देखिए, 36 से ज्यादा धार्मिक आयोजनों के ऊपर पथराव हुआ है। फिर वो हनुमान जयंती हो, फिर वो राम नवमी का जुलूस हो, या वो कोई और कार्यक्रम हो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ। 22 जनवरी को जब राम जन्मभूमि का निर्माण का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला था, उस दिन पूरे बंगाल के अंदर जो रामायण का पाठ और सुंदरकांड का पाठ करने का तय किया लोगों ने। तो ये ममता बनर्जी का प्रशासन था जिसने ये कह दिया था कि इस क्षेत्र में दंगे हो सकते हैं, और कलकत्ता में धारा 144 लगा दी थी जिससे लोग वहां रामायण का पाठ इकट्ठा न कर सके। तो जिस ममता बनर्जी के राज में अगर कोई एक वर्ग अपने देश के राम मंदिर निर्माण होने पर अगर रामायण का पाठ नहीं कर सकता, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकता, आप समझ सकते हो कि उस राज्य में हिंदू कितने सुरक्षित होंगे। और ममता बनर्जी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि देश की राजनीति को 3 चीजों से बहुत नुकसान हुआ है और इसको मुक्त करने की जरूरत है। एक परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। ममता बनर्जी की राजनीति तीनों का प्रतिनिधित्व करती है। उनका भतीजा अभिषेक जिस तरीके से पार्टी को देख रहा है, जिस तरीके से करप्शन ममता बनर्जी का हो रहा है, और मुस्लिम वोटों के लिए ममता बनर्जी जिस तरीके से अपने निर्णय ले रही है, रामनवमी के ऊपर जिस तरीके से ममता जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि दंगा हो सकता है, पत्थर चल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 370 हटा देती प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, और वहां एक पत्थर नहीं चलता। लेकिन आप देखिए रामनवमी में पत्थर चल रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 2 उठाए। इस पर जरा मैं अब ऋषि मिश्रा को लेकर आना चाहूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, पहले एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के फौरन बाद लौटूंगी और उसके बाद ऋषि मिश्रा से जरा तुष्टीकरण कर कौन रहा है इस पर सवाल करूंगी। छोटा सा ब्रेक। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और ब्रेक पर जाने से पहले 2 बातें उठी कि तुष्टीकरण, क्योंकि चुनाव का वक्त है, तुष्टीकरण कर कौन रहा है। ऋषि मिश्रा जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जब बात तुष्टीकरण की हो रही है तो कल रामनवमी के दिन प्रियंका गांधी वाड्रा की भी एक बयान उनका भी सामने आया। उन्होंने बताया कौन देश में रावण है, कौन देश में राम है। राम जो है वो सत्ता से अलग रहे, वनवास पर रहे, लेकिन जो रावण है वो तो महलों में रहते थे। ये तुष्टीकरण, कभी मटन की फोटो डालना, कभी मछली की फोटो डालना, और उसी दिन डालना जिसमें कि भावनाएं आहत हो सकती हैं और होती हैं।
तो ये तुष्टीकरण कर कौन रहा है? अकेले ममता बनर्जी तो नहीं कर रही ना, और भी लोग उनके साथी संगी बने हुए हैं। देखिए रीमा जी, आप देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार होती हैं। जो तेजस्वी यादव का वो वीडियो है वो 8 अप्रैल का है, 9 अप्रैल का नहीं है। ये कम से कम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 9 तारीख सुन तो लीजिए जिस दिन वो जनता के सामने 9 तारीख को यादव, अब तेजस्वी यादव जिस दिन वो मछली खा रहे थे वो 8 तारीख का था। अब अरे जनता के सामने तो 9 तारीख को आया, जिस दिन पहले दिन नवरात्र के पहले दिन सबका फास्ट था। ये मायने नहीं रखता है। दूसरी बात ये है कि बंगाल की बात की, आप बंगाल में जो जिस प्रकार से हिंसा कल हुई है रामनवमी के दिन, ये बिल्कुल ही दुखदाई है। और निश्चित ही जो जिला प्रशासन है उसको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने जो सवाल किया कि ममता बनर्जी रामनवमी से पहले बार बार सतर्क क्यों कर रही थी, तो राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते जो बंगाल का डेमोग्राफी स्टेटस है उसके नाते ममता बनर्जी का ये कर्तव्य बनता है कि राज्य शासन प्रशासन को अलर्ट करे। सवाल उठता है चुनाव आयोग को लेकर, आप रामनवमी से एक दिन पहले 2 दिन पहले वहां के डीआईजी का ट्रांसफर क्यों करते हैं? यहाँ पे समीर जी बैठे हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, ये आधे अधूरी बातों को रखते हैं। यही 1 साल पहले गुजरात के वडोदरा में रामनवमी के दिन हिंसा हुआ था कि नहीं हुआ था? महाराष्ट्र में संभाजी नगर में इसी 2023 में 31 मार्च 2023 को दंगा हुआ था कि नहीं हुआ था? उत्तर प्रदेश में रामनवमी के दिन 2023 मार्च में लखनऊ और मथुरा में दंगा हुआ था कि नहीं हुआ था? तो सवाल सिर्फ एक सेंट्रिक करके ममता बनर्जी को घेरने का राजनीतिक मकसद है तो आप लोग कीजिए, लेकिन रामनवमी के दिन पावन पर्व के दिन इस प्रकार के यदि हिंसा होता है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य में हो या ममता बनर्जी शासित राज्य में हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। हमारे लिए भगवान राम आराध्य हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन करना चाहता है, इसकी आजादी होनी चाहिए और शांतिपूर्ण होनी चाहिए। लेकिन इसमें राजनीति, आप ये बताइए रीमा जी, चुनावी माहौल है, चुनाव आयोग का आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है कि संवैधानिक पद पे होते हुए भी खुलेआम एक धर्म का प्रचार कर रहे हैं? आप कौन से धर्म का प्रचार हो गया ऋषि मिश्रा? धर्म का इस्तेमाल, कौन से धर्म का इस्तेमाल हो गया? कौन से धर्म का प्रचार हो रहा है? और आप सब जानती हैं। नहीं जानती, बताइए। सब जानती हैं रीमा जी, आप हमसे अधिक विद्वान पत्रकार है। अरे भाई, किस धर्म का प्रचार चल रहा है? आप राष्ट्रीय लेवल की पत्रकार हैं। किस धर्म का प्रचार चल रहा है और कौन कर रहा है वो तो बताइए। देश का वो कौन नेता है? हाँ। जब कर्नाटक में जाते हैं तो चुनावी सभा में संवैधानिक पद पे बैठते हुए कहते हैं जय श्री राम जय हनुमान। क्या ये शोभा देता है? जय श्री राम और जय हनुमान कहने में क्या धर्म विशेष की बात हो रही है? 1 मिनट ऋषि मिश्रा जी, अगर यही बात आपको रखनी है तो चुनाव के बीच में जाकर कपड़ों के ऊपर से जनेऊ दिखाना धर्म का एक तरीके से सम्मान करना है? क्या करना है? रुद्राक्ष की मोटे रुद्राक्ष की माला दिखाना, उसको क्या कहेंगे फिर हम? तिलक लगाना, उसको क्या कहेंगे फिर हम? राम और रावण की बात करना, उसको क्या कहेंगे हम? सीता और राम की बात करना, उसको क्या कहेंगे हम? ऋषि मिश्रा जी आप सुन तो लीजिए। धर्म का इस्तेमाल बाला साहब ठाकरे ने चुनाव के दौरान किया था। चुनाव आयोग ने उस समय एक्शन लिया था। समीर जी बैठे हैं, उनको इस चीज का संज्ञान होगा। बाल ठाकरे को चुनाव में भाग लेने से रोक दिया गया था उस समय चुनाव आयोग ने। आज कैसे राजनीति में धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करता हो। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बातें हैं और हिम्मत होनी चाहिए पत्रकारों में खुल के बोलने का। चाहे वो धर्म का इस्तेमाल कांग्रेस करती हो या बीजेपी करती हो। तो खुलकर बोला, लेकिन आपने खुलकर सुना नहीं। दिक्कत यह है ऋषि मिश्रा जी, खुलकर बोलने की तो क्षमता सब में है, लेकिन सुनने की क्षमता नहीं बची है। ये रामनवमी की 1 सेकंड ऋषि मिश्रा सुनिए। मैंने आपको एग्जांपल दिए ना कि कल किसने धर्म की बात कही है रामनवमी के दिन। प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्यों राम रावण युद्ध की बात कही, राम रावण में भेदभाव क्या था उनमें बात की, राम और सीता की बात की, भगवान कृष्ण की बात की जा रही है, हर भगवान की तो बात की जा रही है, हर मंदिर के दर्शन किए जा रहे हैं
और अगर वो वीडियो बाहर नहीं आती तो उस पर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है कि हम भगवान के दर पर करते, लेकिन वीडियो हमारी नहीं दिखाई गई। ये कौन कर रहा है? मैंने पहले ही कहा रीमा जी, शायद आपने सुना नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ठीक है, मैं आपकी बात पर आऊंगी। हमें सीधे लोकतांत्रिक देश में। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, मैं समीर जी, आपने राजनीति समीर के जी नहीं पर होना आरोप चाहिए। लगाया ना, मैं बहुत- उनके पास आती हूँ। बहुत कम पत्रकार में हिम्मत है कि ऐसी बातें सीधे कहें। आपको साबरमती हिम्मत जरा नहीं लिए है। चलते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह वहां पर रोड शो कर रहे हैं। हम वहां चलते हैं सीधे, उसके बाद वापस लौटेंगे। की अंदर रसीदी व्यवस्था करवानी हो कि अन्य कोई व्यवस्था हो, गरीब लोगों ने મફત અનાજ આપવાનું હોય કે સિવિલની અંદર પણ એમના પોતાના પ્રયત્નથી 16 સિવિલ ગાંધીનગર સિવિલની કોઈ આગળ જવા દો, રથ આગળ જવા દો ઝડપથી, આગળ મીડિયા વેન આગળ જવા દો ઝડપથી। કોઈ વ્યવસ્થાના કાર્યકર્તાઓ થોડી ઝડપ વધારાઓ। ભારત માતા की, भारत माता की, भारत। उभी राखજો ભાઈ, उभी राखજો। પાછળવાળા બધા મિત્રો આગળ જાઓ। સાહેબની વિનંતી છે કે આપ શું સાહેબના આગળ પગદર્શક બનો, સાહેબની આગળ ચાલો તો જેથી કરીને એમને ભરોસો પડે કે હું સમગ્ર ભારત વર્ષની અંદર ચૂંટણી પ્રચાર કરું અને ભારત આગળ बढ़ाओ। चलो रात आगे बढ़ाओ। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। अपना लोकप्रिय गांधीनगर संसदीय मत विस्ताરના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર અમિતભાઈ આજે આપણા રૂબરૂ લોકસંપર્કમાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે સૌ મતદાતાઓ અમિતભાઈને અભિવાદન કરવા માટે ઉપસ્થિત છે। આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર। અમિતભાઈ આપની પર પુષ્પાંજલિ કરી રહ્યા છે। આજ છોડથી 7મી તારીખે 7 જોયા સિવાય વધુમાં વધુ મતદાન કરવા ભારત વર્ષની અંદર સૌથી વધુ પૂજ્યની ચિહ્નો એ જગ્યાએ આપણા સાંસદ આપણી વચ્ચે આજની ગરમીની અંદર પણ સવારે સાણંદ, તલોદ, અત્યારે સાબરમતી, કાંકરિયા અને નારાયણપુરાની અંદર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું।
तो गृह मंत्री अमित शाह जो कि गुजरात के दौरे पर हैं, साबरमती से आप ये उनके रोड शो की तस्वीरें देख रहे थे जिसमें लोगों का अपार समर्थन दिखाई दे रहा था। कल क्योंकि वो गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं तो कल वो अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। उससे पहले आज ये उनका रोड शो जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन पर लौटेंगे और अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति जो है इस चुनाव में, वो कौन नेता है आखिर जो कर रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले ऋषि मिश्रा ने कुछ आरोप समीर चौगावकर जी पर लगाए थे। समीर जी, मैं चाहूंगी कि आप उसका जवाब दें, उसके बाद मैं जरा शायना जी का रुख करूंगी। देखिए, ऋषि मिश्रा जी ने 2-3 बातें कही थी। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने जो बाला साहेब ठाकरे की बात को लेकर कही थी, तो मैं उनको याद दिला दूं कि बाला साहेब ठाकरे को किसी धार्मिक टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग ने वोट देने से प्रतिबंधित नहीं किया था। उन्होंने राष्ट्रपति के ऊपर एक व्यक्तिगत हमला किया था जिसके बाद एक कार्रवाई की गई थी उनके ऊपर। दूसरी बात रही तुष्टीकरण की राजनीति की, तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आप जितने भी राजनीतिक दल विपक्ष इंडिया गठबंधन कर रहे, तेजस्वी यादव का आप रुख देख लीजिए, राहुल गांधी का आप रुख देख लीजिए, अखिलेश यादव के आप बयान देख लीजिए, आप ममता बनर्जी का बयान देख लीजिए, आप स्टालिन का बयान देख लीजिए, आप स्टालिन के बेटे का बयान देख लीजिए, विपक्ष के जितने गठबंधन के दल है उनके आप बयान देख लीजिए कि वो वोट बैंक की राजनीति के किस तरह से बयान देते रहते हैं। और मैं तो आज ही कहूंगा कि आज सुप्रिया सीएत ने किस तरीके से जब नक्सलाइट मारे गए तो उन्हें शहीद का दर्जा दे दिया, उन्हें शहीद बोल दिया था। तो विपक्ष जब इस तरह की मानसिकता की होगी कि जो अराजक तत्व है, जो असामाजिक तत्व है, उन्हें वो शहीद मानता होगा, ममता बनर्जी उन्हें देशभक्त मानती होगी, एक वर्ग विशेष के लोगों का, विशेष वर्ग के लोगों का वोट लेने के लिए विपक्ष गठबंधन के अंदर जिस तरीके से मारकाट मची हुई है कि यह वोट बटे नहीं, वो पूरा का पूरा वोट हमें मिले, मुझे लग रहा है ये बता रहा है कि ममता बनर्जी जानती है कि बंगाल की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी क्या हैसियत में आने वाली। 2019 में अगर भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें ली थी तो ममता बनर्जी को मालूम है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी इस बार 25 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। और यही बौखलाहट ममता बनर्जी को परेशान कर रही है कि किसी भी तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी न बन पाए। उनके बयान यही हताशा बताते हैं। ऋषि मिश्रा, आपको जवाब मिल गया होगा अब। आई थिंक कि करेक्ट करना चाहिए खुद को जब आप गलत तथ्य दे रहे हो। आपको गलत तथ्य नहीं देने चाहिए ना। आपने गलत तथ्य दिए बाल ठाकरे के बारे में, उसको उन्होंने करेक्ट कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया, अरे भाई करेक्ट किया ना उन्होंने अभी। वो गलत है ऋषि भाई, खबर दिखा रहा हूं, वो गलत है। समीर जी गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। 5 विधायकों के साथ बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। 5 विधायकों के साथ साथ बाल ठाकरे पर प्रतिबंध लगा था 1987 में। टाइम्स ऑफ इंडिया का खबर मैं कोट कर रहा हूं मैं। टाइम्स ऑफ इंडिया पर आपको विश्वास है, बाकी लोगों पर विश्वास नहीं है क्या? आप रिकॉर्ड चेक कीजिए पहले तो ऋषि मिश्रा, रिकॉर्ड चेक करके फिर बताइए कि क्या। समीर जी का आज की बात करेंगे। अरे सुनिए ना ऋषि मिश्रा, ऋषि मिश्रा जी, बाला साहब ठाकरे को क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कौन सा केस था, वो मेरा विषय चर्चा का नहीं है। महाराष्ट्र टाइम्स से खबर की थी और महाराष्ट्र टाइम्स ऑफ इंडिया का ये अखबार है। महाराष्ट्र टाइम्स की खबर। अरे भाई वो मेरी चर्चा का विषय नहीं है ऋषि मिश्रा जी। मैं पढ़ के सुना देता हूं। ऋषि मिश्रा मत रखिए ना समीर जी, आप ऋषि मिश्रा तथ्यों को मत रखिए। ऋषि मिश्रा जी, जो सही तथ्य है उन पर तो जवाब आप दे नहीं रहे हो ना। कल राम रावण की बात किसने कही थी? रुद्राक्ष की माला कौन दिखा रहा है? कौन ऊपर जनेऊ पहनकर घूमता है और फिर दिखाता है वीडियो उसका? कौन है वो नेता? आपके पैनल में एक सिंगल ऋषि मिश्रा है जो कांग्रेस बीजेपी दोनों का आलोचना कर रहा है। यदि धर्म का इस्तेमाल कांग्रेस भी करती है तो कांग्रेस को भी लताड़ लगाना चाहिए, लेकिन बीजेपी से परहेज क्यों है समीर जी को? बीजेपी से इतना प्यार क्यों है समीर जी को? समीर जी तो पत्रकार हैं। इसी देश में बिहार के चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान का तुलना हुआ। मुझे तो अभी तक इस शो में दिखाई नहीं दिया समीर जी ने कोई प्रेम दिखाया हो अपना किसी भी पार्टी से। वो तो तथ्यों पर बात कर रहे हैं भाई। कब्रिस्तान के बीच में तुलना। अरे तथ्यों पर वो बात कर रहे हैं ऋषि मिश्रा जी। मैं भी तो तथ्य पर बात कर रहा हूँ। तो प्रेम कहाँ से आ गया? किसी भी दल से नहीं है कोई प्रेम, सबको बात होगी। चलिए शायना जी, ओके शायना जी, तुष्टीकरण ऋषि मिश्रा का कहना है कि जो तुष्टीकरण है वो तो बेसिकली
बीजेपी शायना जी के साथ शायद संपर्क नहीं है, मैं उनके पास दोबारा से लौटूंगी, लेकिन राजीव तिवारी मैं फिर से आपके पास आऊंगी क्योंकि ऋषि मिश्रा कह रहे हैं कि बहुत गलत वारदात हुई है बंगाल में जिस तरह से हुई। मेरा सवाल तो सीधे ये है, तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने किसी भी हिंदू धर्म के नेता, हिंदू धर्म के लिए, और जिस इलाके से वो शोभा यात्रा गई ना वो तो माइनॉरिटी में वहां पर हिंदू है, तो अगर वहां से उस शोभा यात्रा का निकलना, उसके ऊपर पथराव होना, ये आरोप लगना कि पुलिस ने अपने सामने ये सब होने दिया और पुलिस मूक दर्शक बनकर पहले तमाशा देखती रही और उसके बाद हरकत में आई, तो सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? ये तुष्टीकरण है या नहीं है? रीमा जी, आप जो हैं एक राष्ट्रीय चैनल की पत्रकार है, प्राइवेट चैनल की पत्रकार नहीं है। फिर शुरू हो गए आप। और आप जो हैं काला चश्मा लगा करके देखिएगा, काला चश्मा लगा कर देखो, बुराई तो काला चश्मा ही नजर आएगा, और सादा चश्मा लगा करके देखिएगा तो सारा बंगाल सादा नजर आएगा। मैं चश्मा क्यों लगाऊं? मेरी आंखें ठीक है। हम लोग रामनवमी मुझे चश्मे की जरूरत ही नहीं है। में जो है हम लोग मंत्र पढ़ते हैं कि नीलाम भुजस्यम मलको मलांगम सीता समारोह पितवाला भागम पानव महासा एक चारुचापम नमामि रामा रघुवन सनातम, और हम लोग कहते हैं कि राम रमोती रमेती रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम बरानने। और हम लोग दुर्गा पूजा पाठ जब करते हैं तो कहते हैं कि सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। ये चीज हम लोगों को ममता बनर्जी सिखाई है, और तब जाकर के हम लोग जो हैं टीवी चैनल पर बैठते हैं। मोदी जी जैसा हो हल्ला करके क्या सिखाया है ममता बनर्जी ने? दंगा करवा क्या सिखाया ममता बनर्जी ने? नहीं करते हैं क्या एक चीज लोगों के अरे साथ एक चीज क्या सिखाई है? जनता के बीच एक चीज क्या सिखाई है राजीव जी, वो तो बताई नहीं आपने। जनता के को साथ में रह करके उनके साथ बैठ करके हम लोग राजीव तिवारी जी जनता का राजीव तिवारी सुनिए तो सही, आप बोलते रहते हैं करके वोट मांगते हैं। अरे भाई सवाल तो सुनिए। गेहूं और 1 किलो चना दे करके वोट नहीं मांगते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। उन्होंने विश्वास खो दिया, भारतीय जनता पार्टी का जमीन जो है। राजीव तिवारी जी आवाज आ रही है? झूठ मूठ जो है मोदी राजीव तिवारी गांव में घूम रहे हैं, जब 400 पार सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं राजीव तिवारी। का क्या हो सकता है राजीव तिवारी जी? हमारे देश के नेताओं को, हमारे बंगाल के नेताओं को जो हेलीकॉप्टर चेकअप हो रहा है। राजीव तिवारी आपको आवाज आ रही है? बीजेपी के नेताओं को जो है हेलीकॉप्टर चेक करवा रहे हैं, ये कितना जो है लगातार। अरे भाई राजीव तिवारी आपको आवाज आ रही है कुछ? राजीव तिवारी, राजीव तिवारी, राजीव तिवारी, पावर का राजीव तिवारी, पावर हर समय नहीं। राजीव तिवारी जी बताइए, राष्ट्रीय चैनल के राजीव तिवारी जी, राजीव तिवारी। राजीव, अरे भाई उनको लगता है आवाज ही नहीं जा रही है। आज जो म्यूट कीजिए, उनको आवाज ही नहीं जा रही है। वो मुझे लगता है कि सवाल सुनने के बाद अपना वो ईपी हटा देते हैं, फिर वो बोलना शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद जब खत्म कर लेते हैं फिर ईपी लगाते हैं। वो भूल जाते हैं कि सवाल भी आता है कुछ बीच में। वो अभी भी बोले जा रहे हैं। राजीव तिवारी आपको आवाज आ रही है? राजीव गांधी हम लोगों के बीच में। राजीव तिवारी आप कहां से कहां पहुंच गए? राजीव गांधी तक पहुंच गए इतनी देर में। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोलिएगा। एक पत्रकार साहब आप बैठाए हैं, वो भी बीजेपी के बारे में सिर्फ बोले जा रहे हैं। ममता जी का जो विकास जो है ये दिखलाई नहीं दे रहा है, ममता जी का काम दिखलाई नहीं दे रहा है। ममता जी ने काम जो किया है बंगाल के बारे में ये दिखलाई। चलिए भाई राजीव तिवारी जी, जब आप तक अब आवाज ही नहीं आ रही है तो मैं आपको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि आप सुन ही नहीं पा रहे हैं किसी और को। ऐसे किया वैसे किया, तो बेवजह आप बोलते रहेंगे। अब आप थोड़ी देर शांत रहिए। शायना जी मैं आपसे जवाब चाहूंगी, जो उन्होंने इतनी बातें कही, ये तुष्टीकरण आखिर चुनाव में लेकर कौन आया है? उनका कहना है कि चुनाव में मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ऋषि मिश्रा का कहना था, लेकिन नारे लगाए जाते हैं जय श्री राम और जय बजरंग बली के, उसकी क्या जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ, वो बोल रहे हैं ना बार बार कि देखिए क्या काम ममता बनर्जी ने किया है। एक संक्षेप में मैं बोलूँ रीमा जी, आपने शायद उनका मैनिफेस्टो पढ़ा। मैनिफेस्टो में उन्होंने जिक्र किया सीए और एनआरसी का। एनआरसी तो लागू हुआ भी नहीं है, सीएए वो बोलती है वो ख़त्म कर देगी। मैं पूछना चाहती हूँ कैसे? जब लागू हुआ है तो क्या ये केंद्र का दायित्व नहीं है? प्रदेश के कब से तय करते हैं? वो चाहती ही नहीं कि लोग सुरक्षित हो। ये एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इज प्लानिंग अ राइट।
आई वॉन्ट टू क्वेश्चन कि आपको जो ऐसे आरोप लगाना है तो फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कहाँ है? और आप लोगों की आस्था के ऊपर बार बार सवाल प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, कम्युनिटीज़ को भड़काते हैं, तो वो सब सही है। यहाँ आस्था का मुद्दा है। रामनवमी का डेट आपके मुताबिक चेंज नहीं होता है। रामनवमी का डेट इलेक्शन के आधार पे चेंज नहीं होता है। और जो अमन के साथ लोग एक प्रोसेशन करना चाहते हैं, जो पूरे देश भर में हुआ, वहाँ एक भी केस स्टोन पेल्टिंग का नहीं, एक भी केस कोई अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट नहीं, वायलेंस नहीं, और सिर्फ वेस्ट बंगाल में। आप मुझे बताएं, ये लॉजिक है क्या कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन इतना ही गिर गया और आप सिर्फ ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं? तो 4 तारीख को जो मुंह तो जवाब मिलना चाहिए वो वेस्ट बंगाल में जनता देगी। और वो जनता क्यों देगी हम सब जानते हैं, क्योंकि एक तरफ मोदी जी ने जो लाभार्थियों के लिए किया है, वो 60 करोड़ लोग, जहां सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास एक नारा ही नहीं है, हकीकत में जो 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लेवल से उठ के आए हैं, जो 18 करोड़ लोगों को शौचालय मिले हैं, जो इतने 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला मिला है, तो हर एक वर्ग, 4 ही वोट बैंक बचे हैं, वो है महिला, युवा, जो बुजुर्ग हैं, जो फार्मर्स हैं, और जो हमारे गरीब हैं। और ये सभी केसेस में आप देखिए मैनिफेस्टो टू मैनिफेस्टो, तो आपको पता चलेगा सोच विचार में क्या अंतर है। ठीक है, राजीव तिवारी जी, आवाज आ रही है अब आप तक? राजीव तिवारी, आवाज आ रही है? वो ईपी लगाना भूल गए। ऋषि मिश्रा जवाब देंगे। ऋषि मिश्रा, शायना जी ने जो कहा उसका जवाब दीजिए। देखिए, शायना जी सम्मानित प्रवक्ता हैं, मैं उनके कुछ बातों से सहमत हूँ। देखिए, चुनाव जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर होना चाहिए। रोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो। आज भी देखिए हिंदुस्तान में 40% ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलता है। करीब 40 से 50% ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर हेल्थ की सुविधा नहीं है। तो इन मुद्दों पे काम होना चाहिए। बेरोजगारी देखिए, कौन भटका रहा है मुद्दे? आलम देखिए, मुद्दे कौन भटका रहा है? देखिए, तो देखिए मैं कॉमन बात कर रहा हूँ। नहीं, मुद्दे भटका कौन रहा है? ये शहीद वाला एंगल जो दिया समीर जी ने, उस पर तो आपने जवाब ही नहीं दिया अभी तक। ये नक्सलाइट्स शहीद कब से हो गए? तो समीर जी को ये भी जवाब देना चाहिए। शहीद कब से हो गए नक्सल? अरे भाई, नक्सलवादी लोग शहीद कब से हो गए? नक्सली। मैं उसी पे आ रहा हूँ रीमा जी। समीर जी हमारे बड़े भाई हैं और हम लोग दिल्ली में मिलते जुलते हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे समीर जी से। सुन तो लीजिए, समीर भैया को ये पूछना चाहिए कि शहीद के नाम पे इसी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे किस व्यक्ति ने शहीद के नाम पे वोट मांगा था? वोट मांगा था, नहीं मांगा था, वो मेरा विषय नहीं है। नक्सली शहीद कब से हो गए, मेरा ये विषय था। सवाल वो नहीं था वोट किसने मांगे शहीद के नाम पर या नहीं मांगे, वो एक अलग विषय है। शहीद कैसे हो गए नक्सली? अरे भाई, नक्सली शहीद कैसे हो जाते हैं? सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान की घोर आलोचना करता हूं। कांग्रेस पार्टी से मांग करता हूं कि ऐसे नेता को पार्टी से बर्खास्त करे। लेकिन हिम्मत है बीजेपी के किसी नेता का या चुनाव आयोग का तो उस व्यक्ति पे कार्रवाई करे जिन्होंने शहीदों के नाम पे वोट मांगा था। ये आपका एनालिसिस है ना, जनता का नहीं है। शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे, ये आपका एनालिसिस है ऋषि मिश्रा। जनता ने वोट दे दी और ये जनता का एनालिसिस नहीं था, ये आरोप है। इसको आप हकीकत में मत बदलिए ना कि मांगे थे या नहीं मांगे थे वोट। अरे फुटेज है, वीडियो है। अरे भाई, मांगे थे या नहीं मांगे थे, ये आपका एनालिसिस है। इसको आप सबके ऊपर मत थोपिए। अरे समीर जी से पूछिए। समीर जी बोल रहे हैं, बोलिए समीर जी, जवाब दीजिए। मेरे बात में विश्वास नहीं है, वो दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए। देखिए ऋषि भाई, एक ब्रेक भी लेना है मुझे। समीर जी, ऋषि भाई, ये वो मोदी सरकार है जो देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के लिए वॉर मेमोरियल बनाती है। 70 साल में कांग्रेस अपने देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बना पाई। यह मोदी सरकार है जो वॉर मेमोरियल बनाती है। ये हंसने की बात नहीं है ऋषि मिश्रा जी, बहुत गंभीर बात है। ये गंभीर बात है बहुत। गंभीर बात है जिस पर आप हंस रहे हैं। समीर जी गंभीर बातें कर ही नहीं रहे। रामनवमी के दिन पर जय श्री राम बोला, रामनवमी के नाम पे राम भगवान को याद किया ही जाएगा। अगर रामनवमी के दिन अगर हिंदुस्तान के अंदर राम का नाम लेना पाप है
तो मुझे लगता है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि देश में ऐसे वर्ग के लोग हैं जो रामनवमी के दिन भी राम का नाम लेने के लिए लोगों को आलोचना करते हैं और पार्टी को और देश के नागरिकों की अवहेलना करते हैं। हिंदुस्तान है या राम का नाम भी लिया जाएगा रामनवमी के दिन। नई बात दूसरी, अभी ऋषि भाई बोल रहे थे लगातार सुप्रिया सिनेत को लेकर भी उन्होंने अच्छी बात बोल दी कि उसे बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। आप कांग्रेस के बयानों का इतिहास देखेंगे तो हर उस काम का कांग्रेस विरोध करती है जो देश हित के अंदर निर्णय लिए जाते हैं। अगर सैनिक कार्रवाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो कांग्रेस तो उसके सबूत मांगती है कि आप सबूत बताइए। यही वही कांग्रेस है जिसके दिग्विजय सिंह आतंकवादियों को जी कह के, कसाब को जी कहा, अफजल गुरु को जी कहा, किस किस को जी कहा, किस किस के आगे जी लगाया, उस पर तो हम जाने ही नहीं सकते हैं। उस पर ऋषि मिश्रा नहीं सुनेंगे, उस पर आपको जवाब ही नहीं देना होगा। सुप्रिया को लेके बोल रहा नहीं सुनेंगे ऋषि मिश्रा उस बात को। मैं सुप्रिया को लेके बोल रहा हूं, उस पर नहीं सुनेंगे, उस पर नहीं सुनेंगे। सुप्रिया पे बोल रहा आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन ऋषि जी आ रही हूँ। और मैं चाहूंगी राजीव तिवारी जिनको ऑडियो नहीं जा रहा, जरा चेक करें भाई वो जानबूझकर नहीं सुन रहे हैं, सच में कुछ दिक्कत है। छोटा सा ब्रेक। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो दूरदर्शन न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और ब्रेक पर जाने से पहले ऋषि मिश्रा आप कुछ काउंटर कर रहे थे, क्योंकि अफजल गुरु जी, कसाब जी, तमाम जी जो हैं वो किस किस ने कहा। अब वो कच्चा चिट्ठा खोलेंगे तो लंबा शो करना पड़ेगा। देखिए राष्ट्र से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई पार्टी है। यदि सुप्रिया ने ये आरोप लगाया है तो सुप्रिया के पास कोई सबूत है तो सबूत दे राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। यदि सुप्रिया के पास कोई सबूत नहीं है तो पूरे देश से माफी मांगे। किस चीज का सबूत? पार्टी से अरे जो वो आरोप लगा रही हैं तो आरोप में कुछ तथ्य है तो सरकार के पास रखे। यदि तथ्य नहीं है, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं तो किस बारे में पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। अफजल गुरु को जी नहीं कहा था दिग्विजय सिंह ने? कसाब को जी नहीं कहा था क्या? अरे मैं छत्तीसगढ़ के नक्सली सुप्रिया श्रीनेत ने शहीद नहीं कहा नक्सलियों को, या कहा? सुनना ही नहीं चाहती हैं अब समावेशी पत्रकारों को सुनना ही नहीं चाहती हैं। अब एक साइड में कैसे हो जाऊंगा, अब सेंट्रिक पत्रकार को सुनना नहीं चाहती है। हम तो आपको राइट बनना पड़ेगा तभी आप सुनेंगे। मैंने छत्तीसगढ़ में नक्सली जो हमला हुआ है उस पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर जो सुप्रिया ने कहा है, सुप्रिया के पास कोई कंटेंट है तो सरकार के पास रखे, नहीं तो माफी मांगे देश से, नहीं तो उनको मैं ये तो कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से निकालना है, उसको बर्खास्त करना चाहिए। ये बातें मैं कह रहा हूँ, फिर आप सुनना नहीं चाह रहे। मैं तो सब कुछ सुनना चाह रही हूँ, लेकिन आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते ना। सुन तो लीजिए, पिक एंड चूज मत करिए। सुन तो लीजिए। जिस पार्टी ने कन्हैया कुमार और उसके टीम को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, उसी कन्हैया कुमार के एक टीम के सदस्य को भाजपा ने पार्टी में लिया है। उस पर जवाब देना होगा भाजपा को। वो महिला उस समय टुकड़े टुकड़े गैंग की हिस्सा थी या अब देशभक्त है, इस पर जवाब देना होगा साइना जी को। कन्हैया कुमार के किस उस मेंबर को आपने, यदि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा था तो उस गैंग के एक हिस्से को आपने बीजेपी में क्यों लिया है? और उस महिला नेत्री का नाम पॉइंट यही है कि कन्हैया कुमार को आप कहती हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो कन्हैया के साथ किन किन लोगों का नाम आया था? उसमें से एक महिला नेत्री को भाजपा ने पार्टी में शामिल कराया कुछ दिन पहले। उस पर भाजपा का क्या स्टैंड है? भाजपा का स्टैंड कई बार सामने आ चुका है, लेकिन कन्हैया कुमार कहां से बीच में आ गए? मैं तो दिग्विजय सिंह की बात कर रही थी, अभी अफजल गुरु जी की बात कर रही थी जिन्होंने कहा था, कसाब जी की बात कर रही थी जिन्होंने कहा था। ये कन्हैया कुमार कहां से बीच में आ गए? कन्हैया कुमार की तो बात ही नहीं हो रही थी। राजीव तिवारी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आवाज आ रही है। राजीव जी एक मिनट रुकिए ऋषि मिश्रा। राजीव जी जब आप बोलना शुरू करते हैं तो क्या अपना ईपी हटा देते हैं? क्या आप अपना ईपी हटाकर बोलना शुरू करते हैं क्या? हाँ हटाइए, बोलिए। अरे भाई सवाल बीच में आता है, जब आप बोल रहे होते हैं आप ईपी हटाकर कैसे बोलेंगे? हाँ बोल। बीच में सवाल भी आता है तो आप नॉन स्टॉप, आपकी रेल चलनी शुरू होती है तो वो बंगाल में जाके रुकती है। ऐसा मत करिए ना, बीच में थोड़ा स्टॉप करा करें। शायना जी ने जो बात कही मैं वही जानना चाहती हूँ। आपने कहा था कि ममता बनर्जी ने हमें एक ही चीज सिखाई है, वो कौन सी चीज है? क्या सिखाया उन्होंने? उन्होंने सिखाया है कि सबको लेकर के चलना होगा,
बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जो है देश को जो है आगे बढ़ाने में सभी ने साथ दिया है। और सब ममता बनर्जी जो चाहती है कि सबको लेकर के विकास करें, एक को लेकर के विकास करने से नहीं होगा। हमें राम को भी पूजना होगा और हमें जो है मस्जिद को भी पूजना होगा, हमें जो है सिख को भी पूजना होगा, हमें ईसाई को भी पूजना होगा। हमारे देश को आजाद कराने में सभी धर्म के लोग जो हैं हमारे देश को जो है आजाद कराने में सभी साथ दिए थे। इसलिए जो है हम सबको लेकर के चलते हैं, ममता बनर्जी सबको लेकर के चलती है। और ये लोग जो हैं देश के बंटवारा करने का, भारतीय जनता पार्टी का लोग देश को बंटवारा करने का राजनीति करता है। हम लोग ब्राह्मण होकर के ठीक है, जवाब दीजिए शायना जी। वो तो सर्व धर्म की बात कर रहे हैं ना ममता बनर्जी। उनका कहना है ममता बनर्जी ने तो सब कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यही सीख दी है कि सारे धर्मों को साथ लेकर चलना है। फिर सवाल कहाँ खड़ा होता है तुष्टीकरण का? ये देखिएगा सामने इलेक्शन में। अरे आपकी बात नहीं है, उनसे सवाल है, शायना जी से सवाल है। इसमें 35 सीट आएगा। शायना जी से सवाल है, फिर शुरू हो गए आप। शायना जी से सवाल है। सबसे पहले तो उनके मैनिफेस्टो में उनको शुरुआत करनी चाहिए। रीमा जी आप मुझे बताएं, जो इतने ही विद्वान टीएमसी पार्टी कहती है कि सीएए और एनआरसी को हम मिटाएंगे। अरे एनआरसी तो लागू हुआ ही नहीं है, सीएए जो लागू हुआ वो आप मिटाएंगे? कोई प्रदेश कर सकता है? कहाँ है उनकी अभ्यास और क्या है उनकी सोच विचार? सीएए से देश ताकतवर बन रहा है, सुरक्षित बन रहा है। आदरणीय गृह मंत्री ने हजारों बार सीएए की सोच विचार सबके सामने स्पष्ट रूप से किया है। वहाँ उन्होंने एक पलटी की और कहा कि हम मिटाएंगे। आप कैसे मिटा सकते हैं? तो झूठ पे झूठ मत बोलिए। कानूनी संविधान के अनुसार कार्रवाई जब चेंजेस होते हैं तो वो केंद्र सरकार करती है। ये तो बेसिक नॉलेज है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, आपने पूछा कम्युनल वायलेंस और राइट्स को लेके। मैं आपको पूछती हूँ रीमा जी, आप बताएं कि 10 साल में कहाँ हुआ है ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? कहाँ हुआ है कम्युनल वायलेंस या कोई भी राइटिंग या कोई भी स्टोन पेल्टिंग? सिर्फ वेस्ट बंगाल में। क्यों? और जो आपका यही बयानबाजी रहेगा कि ये तो बीजेपी इसके पीछे हैं और हम एक ही व्यक्ति के साथ खड़े हैं, वो उनका नाम है ममता बनर्जी और वो ही हमारा नेतृत्व करेगी। नेतृत्व करना है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए। जब आप एक मुख्यमंत्री हैं तो क्या लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट नहीं है? और बार बार ये कहना रामनवमी, देखिए आपने आस्था के साथ जुड़ा। अरे आस्था के साथ साथ श्रद्धा होती है। वो श्रद्धा आप तब जानेंगे जब यू आर अ नॉन अपॉलोजेटिक हिंदू। और आप बार बार ये हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करना कि आपको क्या ये सेलिब्रेशन करने की आवश्यकता है, इलेक्शन का टाइम है, ऐसे नहीं चलता है। ये बयानबाजी जो टीएमसी अफसोस से करते रहते हैं, मुझे लगता है कि उससे एक नकारात्मक अमन को लेके, शांति को लेके एक नकारात्मक वातावरण बनता है। तो इसके ऊपर जरूर चर्चा कीजिए। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद राजीव जी आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि जो बात शायना जी यहाँ पर कह रही हैं उस पर जरा जवाब लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। दूरदर्शन पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और राजीव जी, अब क्योंकि वक्त कम बचा है, राजीव जी और ऋषि मिश्रा आप दोनों से मेरा एक सेम सवाल है। वो यही है कि जब बात अब क्लियर हो चुकी है ना, तो ये हिंदू मुस्लिम करना बंद करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि देश का मुसलमान भी अब ये नहीं सोचता है, उसको भी विकास चाहिए। लेकिन ये जो भड़काऊ नेताओं के बयान चलते हैं और जिस तरीके से दंगा भड़काने वालों को भी एक तरीके से कहीं ना कहीं शय मिलती है, इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा। राजीव तिवारी जी, अभी हमारे बीजेपी के पत्रकार बहन बोल रही थी। बीजेपी के पत्रकार नहीं है वो, बार-बार आप एक ही बात बोल रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं बहन बोल रही थी कि एनआरसी को लेकर के
जिसके साथ हम लोगों ने चाय पिया, जिसके शादी विवाह में हम लोग गए, जिसके साथ हम लोग खाना खाए, जिसके साथ बैठ करके चाय पिए, उसको हम कैसे हटा सकते हैं? एनआरसी जो लागू किए हैं, एनआरसी कोई लागू होने वाला नहीं है बंगाल में, इसलिए कि बंगाल में लोग शांति चाहते हैं, शांति नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग एनआरसी का जो है बात बोल करके यहाँ पर जो है दंगा कराने का चेष्टा कर रहा है। फिर वही बात आ गई, दंगा कराने की चेष्टा। मतलब एनआरसी की बात करेंगे तो दंगा करवाएंगे, सीए की बात करेंगे तो दंगा करवाएंगे, ये क्या बात हो रही है? यही तो है ना भड़काऊ बयान। रहेगी। आप डरा रहे हैं ना लोगों को, इसका मतलब क्यों डरा रहे हैं लोगों को? ऋषि मिश्रा जी क्यों डरा रहे हैं भाई लोगों को? संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्यों लोगों को डराया जा रहा है जनता को भाई? ऋषि मिश्रा क्या हुआ? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, अनंत हेगड़े कह रहे हैं, भाजपा के जो जाने माने नेता हैं, भाजपा के टॉप 20 बड़े नेताओं में शुमार होते हैं अनंत हेगड़े, कि हमें मैंडेट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। ये ऋषि मिश्रा या रीवा पराशर नहीं कह रही है। बात ऋषि मिश्रा ये है कि आपको अनंत हेगड़े की बात पर विश्वास करना है, प्रधानमंत्री देश के जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करना। प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, अनंत हेगड़े पर विश्वास है। 106 अमेंडमेंट्स हुए हैं कांग्रेस के शासनकाल में, 80 से ज्यादा कांग्रेस ने की है। अमेंडमेंट और चेंज में जमीन आसमान का फर्क है, तो वो समझ लीजिए सर। संविधान को लेकर सवाल ऋषि मिश्रा जी, थोड़ा सा सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे ना क्या चल रहा है, तो आपको पता लगेगा। पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनका वीडियो वायरल है सुबह से, जो बता रहे हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाने के लिए संविधान को बदलना होगा, उसमें परिवर्तन लाना होगा, तो हम लाएंगे, हम उससे नहीं चूकेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोग आ जाते हैं लेकिन पढ़ते भी नहीं है और देखते ही नहीं क्या स्टफ चल रहा है सोशल मीडिया पर। ऋषि मिश्रा जी, अंत में फाइनल कमेंट समीर जी। नहीं, मैं व्हाट्सएप नहीं पढ़ता हूँ, मेरी ये गलती है कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात ही नहीं हो रही। जी मुझे एक मौका दीजिए। बीजेपी ने क्यों माफी मांगा? ओके ओके ओके, फाइनल कमेंट शायना जी। मैं कुछ बोलना शायना जी, फाइनल कमेंट। हाँ अरे भाई रुकिए, संविधान को लेके ये ज्यादा टिप्पणी न करें, संविधान को लेके वो ज्यादा टिप्पणी न करे तो वो बेहतर होता है। 106 बार संविधान में प्रावधान और अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसमें 80 हुए हैं कांग्रेस के शासनकाल में। कोई नहीं बोल रहा है कि अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन ये बोलना कि आप चेंज कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है। और संविधान को समझा आपने कब? बाबा साहेब आम्बेडकर को समझा आपने कब? जब प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट होता है वो मोदी जी के वजह से है, आज आपके वजह से नहीं। तो प्लीज लोगों को गुमराह मत कीजिए, हम हमारा काम करते रहेंगे, आप बयानबाजी करते रहे। ऋषि मिश्रा इसीलिए कहते हैं पढ़ना लिखना चाहिए। 80 बार तो कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन किया है। पढ़ लिख कर आना चाहिए। नारी शक्ति वंदन पारित होता है वो संविधान लाने की वजह से। प्रॉपर रिसर्च करके पढ़ लिख कर तब डिफेंड करना चाहिए या अपोज करना चाहिए, इस तरह नहीं होता। ऋषि मिश्रा, रीमा जी आपके बात से सहमत हूँ, पढ़ लिख आना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर डिबेट में नहीं आना। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है ही नहीं, आप फिर कह रहे हैं यही बात। इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है और इतिहास के पन्नों को खंगालना पड़ता है कि पहले के प्रधानमंत्रियों ने क्या किया। लेकिन आप लोग एक ही चश्मे से देखते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, पहले के प्रधानमंत्री ने क्या किया और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, एक सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आपने इतना कुछ बोला है। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे ये नरेंद्र मोदी के वजह से पारित हुआ है। प्रियम्बल को लेके वो लेके गए बच्चों तक, स्कूल्स कॉलेजेस में, और हम मानते हैं कि ये पवित्र द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड टुडे इज दैट ऑफ इंडिया। वी मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। तो इसके ऊपर राजनीति मत किया कीजिए सर। आप फिर एक सेकेंड में मोहन भागवत के उस बयान का आलोचना कर दीजिए जिन्होंने 2015 में कहा था कि रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए, उस पर फिर से विचार करना चाहिए। गलत बात मत ऋषि भाई, ये कभी नहीं कहा था। बिहार में क्यों नहीं कहा था? गोरखपुर में कहा था। जवाब दे रहे आप मोहन भागवत जी को कोट कर रहे हैं। मुद्दा आज है ममता बनर्जी के ऊपर।
ऋषि रीमा मिश्रा, जी, आप अपना आज हो क्या रहा है नंबर ऋषि मैं मिश्रा भेज जी? दूंगा। आज आपकी सारी बॉल आप ही के ऊपर पड़ रही मुझे है। लगता है कि आप गलत ही रीमा जी, गलत मुझे बोले लगता जा है रहे हो। आज क्या हो रहा है ये ऋषि मिश्रा? आज आपकी रिसर्च में कुछ कमी रह गई। समीर चौंका होकर जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। देखिए, मुझे लगता है कि देश के अंदर जब देश आगे बढ़ता है तो कई निर्णय लेने पड़ते हैं, कई चीजें ऐसी तो जो संविधान में नहीं है, संविधान में परिवर्तन करना पड़ता है, नई चीजें जोड़नी पड़ती है। जब देश आगे बढ़ेगा तो संविधान में अगर परिवर्तन होगा तो उसमें गलत क्या है? बहुत पहले भी हुआ, अभी भी हुआ, मोदी सरकार में भी और आगे भी होता रहेगा उसके अंदर। अब अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री अगर जेल में सरकार चलाएंगे, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है, तो ये संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा ना कि कोई मुख्यमंत्री जैसे सरकार नहीं चला सकता, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। सिस्टम खत्म कर देंगे, ये जो अच्छे परिवर्तन ठीक है, खत्म कर देंगे। चलिए, वक्त की बाधा है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज है, आपको जरा उस खबर पर लिए चलते हैं। ईरान द्वारा कब्जे में लिए गए इजरायल के जहाज पर सवार 17 भारतीयों में शामिल केरल की एन टेसा जोसेफ सुरक्षित वापस भारत लौट आई हैं। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान के जरिए इस बारे में जानकारी दी है। गुरुवार को केरल के त्रिशूर की रहने वाली एन टेसा कोची यानी भारत पहुंच गई हैं और उनका यहां पर स्वागत किया गया। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि तेहरान में भारतीय मिशन कंटेनर जहाज पर बचे शेष 16 भारतीय चालक दल के सदस्यों के भी वो संपर्क में है। और हमारे सहयोगी अमृतपाल फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। अमृतपाल, क्या जानकारी है? भारत के लिए बड़ी उपलब्धि और एक तरीके से जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि भारत जहां पर भी फंसे हुए भारतीय होते हैं, किसी भी ऐसी स्थिति में उनको भारत लाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि भारत ऑब्वियसली अपने सिटीजन्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी, वेलबींग, खास करके जब वो विदेशों में किसी मुश्किल स्थिति में फंस जाते हैं तो प्रयास करता है। इस केस में जब MSC एरीज जो एक पोर्चुगीज वेसल था पर किसी इजरायली ओनर का था तो ईरान ने उसको अपने कब्जे में ले लिया था। उस पर काम कर रहे 17 भारतीयों को भी हिरासत में ले लिया गया था। तुरंत इंडियन एम्बेसी ने इरानियन अथॉरिटीज के साथ संपर्क साधा। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अपने जो काउंटर पार्ट हैं ईरान के विदेश मंत्री, उनसे फोन पे बात की और कहा कि आप इनकी जल्द से जल्द रिहाई करें। तो उनमें से एक ये लेडी जो डेक कैडेट हैं एन, ये कोची पहुंच गई हैं। बाकी जो 16 लोग हैं वो लगातार एम्बेसी के साथ इन टच हैं, अपनी फैमिलीज के साथ इन टच हैं और उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो ठीक है और लगातार एम्बेसी प्रयास कर रही है कि उनकी भी जल्द वापसी हो सके। रीमा? बिल्कुल अमृतपाल, और ये तो आपने इसकी जानकारी दी, लेकिन क्या कुछ और भी जानकारी इस बारे में मिल पाई है कि इससे पहले भी जिस तरह हमने हाल ही का प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देखा था, उसमें प्रधानमंत्री ने बताया था कि किस तरह जहां कहीं भी ऐसी स्थिति हो उस सब में भारत की भूमिका ना सिर्फ अपने देशवासियों बल्कि दूसरे देशों के लोगों को भी रेस्क्यू करवाने में अहम रहती है। एब्सोल्युटली। जब इसराइल से इवैक्यूएशंस हुई या जब यूक्रेन और रशिया का ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तब ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया तो भारतीय स्टूडेंट्स को तो निकाला ही गया और जो नेपालीज थे, बांग्लादेशीज थे, उनको भी भारत ने जो स्पेशल फ्लाइट्स लॉन्च की थी वो निकालने के लिए। आपने देखा था कि जब कोविड के दौरान इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेशंस बंद हो गए थे तो तब भारत ने जहां पॉसिबल हो सकता था जो खास करके पड़ोसी मुल्कों के नागरिक हैं उनको हेल्प एक्सटेंड की थी। तो भारत अपनी तो चलो गवर्नमेंट मैंडेटेड ही होती है कि अपने नागरिकों की वेलबींग के लिए, पर हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह की तीव्रता और जिस तरह का कमिटमेंट अब इवैक्यूएशंस में दिखता है वो काफी इंक्रीज हुआ है। और ये सिर्फ हम लोग नहीं कहते, जो लोग मैं क्योंकि विदेश मंत्रालय कवर करता हूं तो मेरी जब भी लोगों से बात हुई, मैं जब ये इवैक्यूएशंस हो रही थी यूक्रेन वाली ऑपरेशन गंगा, तो मैं वहां था तो वो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जिस तरह की हेल्प एक्सटेंड की जाती है वो ज्यादा शिद्दत से की जाती है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि जहां पॉसिबल होता है पड़ोसी मुल्कों के या और जहां पर भारत हेल्प एक्सटेंड कर सकता है वहां बिल्कुल करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल सिंह इस ताज़ा जानकारी के लिए। और
एक सुखद खबर जो कि भारत के लिए आई है। स्वदेश वापस लौटी हैं वो फंसी हुई जो कि ईरान के कब्जे वाली फ्लाइट की जो चालक दल की सदस्य थी, वो वापस लौटी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल इस जानकारी के लिए। और आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।